हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम हैं आपके दोस्त अनुज यादव और स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद AK पर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, जिसमें हम आज बात करेंगे हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों और उनसे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की वीडियो। और वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ, जो कि इस प्रकार हैं। डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, यानी कि कठिन रास्ते एक खूबसूरत गंतव्य की ओर लेके जाते हैं। तो आपको कठिन रास्तों को देखकर डरना नहीं है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल जरूर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करें आज की प्रश्नोत्तरी। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी शंकराचार्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य। दोस्तों, अब बात चलिए शंकराचार्य की, तो आइए मिलवाते हैं आपको शंकराचार्य जी से और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है, यही है आदि गुरु शंकराचार्य। आदि शंकर ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म कालडी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी निराला, या फिर ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, अब बात चलिए उर्वशी की, तो आइए दिखाते हैं आपको उर्वशी की एक झलक और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो ये फोटो दिख रही, यही है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी काव्य। तो दोस्तों, ये बात इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर जी ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। अन्य रचनाओं से हटकर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन सी अज्ञेय, या फिर ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी सुदामा पांडे धूमिल। दोस्तों, अब बात चलिए संसद से सड़क तक काव्य की, तो आइए दिखाते हैं आपको संसद से सड़क तक काव्य और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। ये जो स्क्रीन पर आपके दिख रही है फोटो, यही है धूमिल द्वारा रचित संसद से सड़क तक काव्य। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी के समकालीन कविता दौर के एक मील के पत्थर सरीखे कवियों में से हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला, उनको उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए अनामिका, ऑप्शन बी महुआ माझी, ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा, या फिर ऑप्शन नंबर डी चित्रा मृदुल। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी महुआ माझी। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा काव्य के ग्रंथ जो है उनका, उसका आधार ग्रंथ महुआ माझी है। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, हमको महुआ माझी के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में उसने प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, अब बात चलिए जयशंकर प्रसाद की, तो आइए आपको मिलवाते हैं जयशंकर प्रसाद जी से और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यही हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद जी। अब हम आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी में हुआ तथा इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हुई थी। इनका पूर्ण नाम जयशंकर प्रसाद साहू था। इनकी पत्नी का नाम कमला देवी तथा इनके पालक का नाम बाबू देवकी प्रसाद जी
था। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्र बरदाई या फिर ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। दोस्तों अब बात चलिए विद्यापति की, तो आइए आपको मिलवाते हैं महाकवि विद्यापति जी से। ये जो आप फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही है महाकवि विद्यापति जी। महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली की सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इनका जन्म 1352 ईस्वी बिहार में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी विद्यापति नगर समस्तीपुर में हुआ था। पूर्ण नाम विद्यापति, पालक का नाम गणपति ठाकुर तथा पत्नी का नाम सुशीला था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी काव्य धारा, ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्य धारा, ऑप्शन सी नाथ पंथी काव्य धारा या फिर ऑप्शन नंबर डी रासक काव्य धारा। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रेमाख्यान काव्य धारा के। दोस्तों अब बात चली है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो आइए आपको मिलवाते हैं जायसी जी से। ये जो फोटो आपको स्क्रीन पे आपकी दिख रही है यही है मलिक मोहम्मद जायसी जी। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। इनका जन्म 1477 ईस्वी भारत में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी। पूर्ण नाम इनका मलिक मोहम्मद जायसी था। इनके पालक मलिक राजे अशरफ जी थे तथा इनकी पुस्तक पद्मावत थी। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों अब बात चलिए झरना काव्य संग्रह की, तो आइए आपको दिखाते हैं झरना की एक छोटी सी झलक। दोस्तों ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही है झरना काव्य। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें, झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह पुस्तक छायावादी कविता की प्रारंभिक पुस्तक है। छायावाद का प्रारंभ झरना के प्रकाशन से ही माना जाता है। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए बंग महिला, ऑप्शन बी सत्यवती, ऑप्शन सी चंद्र किरण या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रकांता। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए बंग महिला। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला था। इनके बारे में हमें थोड़ी अधिक जानकारी नहीं मिल सकी है। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह हरिओ उपाध्याय हरिओ या फिर ऑप्शन नंबर डी जगदीश गुप्त। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अब बात चलिए मैथिली शरण गुप्त जी की, तो आइए आप मिलवाते हैं आपको मैथिली शरण गुप्त जी से। ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही है महाकवि मैथिली राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी में तथा इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 भारत में हुआ था। पूर्ण नाम मैथिली शरण गुप्त था। पद्म पुरस्कार इनको पुरस्कार पद्म भूषण मिला था और इनके पालक रामचरण गुप्ता तथा काशीबाई गुप्ता जी थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण या फिर ऑप्शन नंबर डी साकेत। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए कामायनी। दोस्तों मैं आपको बता दें कि श्रद्धा कामायनी कृति की एक नायिका है। तो दोस्तों अब बात चलिए कामायनी की, तो आइए आपको मिलवाते हैं कामायनी रचना से। ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी ग्रंथ। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना 1936 ईस्वी में आई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन नंबर डी कबीरदास। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी सूरदास। दोस्तों अब बात चलिए सूरदास की, तो आइए आपको मिलवाते हैं सूरदास जी से।
दोस्तों आपकी ये फोटो जो ये स्क्रीन पर आपके दिख रही है, यही है महाकवि सूरदास जी। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के माने जाते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी ब्रज में हुआ था तथा इनकी मृत्यु भी 1583 ईस्वी ब्रज में ही हुई थी। पूर्ण नाम सूरदास था। इनके पालक का नाम रामदास सरस्वत तथा इनको पुरस्कार या उपाधियां जो मिली थी जिन्हें महाकवि कहा जाता था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए चंद्र बरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए चंद्र बरदाई। दोस्तों अब बात चलिए पृथ्वीराज रासव की, तो आइए आपको मिलवाते हैं पृथ्वीराज रासव के लेखक चंद्र बरदाई जी से। ये जो फोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यही है चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासव। पृथ्वीराज रासव हिंदी भाषा में लिखी एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। इसके लेखक चंद्र बरदाई जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी बिहारी या फिर ऑप्शन नंबर डी मीरा। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी की। दोस्तों अब बात चलिए तुलसीदास जी की, तो आइए आपको मिलवाते हैं तुलसीदास जी से। ये जो फोटो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यही है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक महत्वपूर्ण काव्य है। इनका जन्म 1511 ईस्वी राजापुर में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी 80 घाट वाराणसी में हुई। पूर्ण नाम इनका राम बोला था। इनके गुरु नरहरिदास तथा पालक आत्मा राम दुबे तथा तुलसी दुबे जी थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों बात चलिए अनाम दास पोथा की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आइए दिखाएं आपको अनाम दास पोथा की एक झलक। दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, यही है अनाम दास पोथा रचना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। इसका प्रथम प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ था। इसकी शैली कपोल कल्पना है। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है जब आपको हम देंगे कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। तो आइए देखें आज के सवाल। दोस्तों आज का पहला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद जी रासव शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासव शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बीसल देव रासव में कुल कितने छंद हैं? आपको बताना है कि बीसल देव रासव ग्रंथ काव्य जो है उसमें कुल कितने छंद हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हम कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो और आपने एंजॉय किया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे ऐसे ही मज़ेदार लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों अब दीजिए अपने इस दोस्त को इजाज़त, जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।